नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये डायलॉग आप सभी ने सुना होगा और नेपाल ने कल इस बात को सच साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में ये मैच जरूर हार गया, लेकिन नेपाल ने कल करोड़ों फैंस के दिल जीत लिए। नेपाल इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने, जिस टीम के पास जॉस बटलर, फिल साल्ट, हैरी ब्रूक, विल जैक्स, आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर जैसे धुरंधर खिलाड़ी हो, ऐसी टीम की सांसें कल नेपाल ने रोक दी थी और आखिरी ओवर तक लेकर मैच को गया। भले ही आखिरी ओवर में नेपाल 4 रनों से यह मुकाबला हार गया हो, लेकिन नेपाल क्या खूब लड़ा। नेपाल की जितनी तारीफ की जाए ये कम है। कई बार ये मायने नहीं रखता आप हारे या जीते, मायने ये रखता है कि आप किस कदर लड़े, और नेपाल कल क्या खूब लड़ा। नेपाल और इंग्लैंड के बीच कल ये मैच शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मुकाबला इतना रोमांचक मुकाबला बन जाएगा। पूरी दुनिया में आज इस मुकाबले की चर्चा हो रही है, नेपाल की तारीफ हो रही है। मेरी नजर में इस विश्व कप का ये अब तक का सबसे बेहतरीन मुकाबला था। नेपाल ने कल अपने आप को साबित किया। नेपाल ने ये बताया कि हम केवल यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, केवल खेलने नहीं आए, हम यहाँ जीतने आए हैं, खुद को साबित करना है। और नेपाल ने कल हर डिपार्टमेंट में, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट में अपने आप को साबित किया। कल के मुकाबले में आप कहेंगे कि इंग्लैंड जीता, लेकिन मेरी नजर में अगर आप सच पूछें कि जीता कौन, तो तजुर्बा जीता है। नेपाल और इंग्लैंड के बीच जो सबसे बड़ा अंतर था, वो अंतर था एक्सपीरियंस का। नेपाल को कहीं ना कहीं अनुभव की कमी कल भारी पड़ी। नेपाल ने कल पूरे मैच के दौरान शानदार क्रिकेट खेला और ये बता दिया कि हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल की एक कमजोरी उजागर हुई कि प्रेशर कंडीशन में नेपाल बिखर जाता है। चाहे आप बात करें पहली पारी की, जहां एक समय नेपाल इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोक रहा था, लेकिन आखिरी के 3 ओवर में नेपाल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। डेथ ओवर्स में नेपाल ने आखिरी के 3 ओवर में 45 रन रिलीज कर दिए। आखिरी ओवर में, लास्ट ओवर में विल जैक्स ने 21 रन बटोरे हैं। वो कहीं ना कहीं नेपाल को भारी पड़ा है। आखिरी में विल जैक्स का एक्सपीरियंस काम आया और नेपाल विल जैक्स के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। वहीं बात करें दूसरी पारी की, तो दूसरी पारी में भी नेपाल मैच को इतना क्लोज ले गया था कि लास्ट में 7 गेंदों पर केवल 10 रन चाहिए थे। लेकिन फिर वही बात आई कि प्रेशर को नेपाल हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि सामने था सैम करन। सैम करन इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो सैम करन के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी। सैम करन दुनिया जहान की लीग्स खेलता है और ऐसी सिचुएशन में कई बार फंस चुका है, तो सैम करन का एक्सपीरियंस यहाँ भारी पड़ा। सैम करन को पता था कि 6 गेंदों में 10 रन कैसे बचाने हैं। सैम करन ने परफेक्ट यॉर्कर्स डाली, नेपाल को प्रेशर में डाला। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, इंग्लैंड और नेपाल के बीच एक्सपीरियंस कल जीत गया। तो अब बड़ा सवाल ये है कि एसोसिएट टीम्स और बड़ी टीम्स जो हैं, इनके बीच जो एक्सपीरियंस का गैप है, ये गैप आखिर कैसे फिल होगा? आईसीसी इसके लिए क्या कर रहा है? पिछले विश्व कप में 2024 का जो टी20 विश्व कप हुआ था, उसमें भी नेपाल शानदार खेला था। साउथ अफ्रीका के सामने एक मुकाबले में केवल 4 रन से नेपाल हारा था। उसके बाद आपने नेपाल के साथ क्या किया? नेपाल क्रिकेट के लिए आपने क्या किया? पिछले 2 साल में आपने नेपाल को एक भी बड़ा मैच, किसी भी बड़ी कंट्री के सामने कोई मैच नहीं दिया। पैसे आप भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन पैसे से तजुर्बा, पैसे से एक्सपीरियंस नहीं खरीदा जा सकता। नेपाल को अगर पिछले 2 सालों में कुछ मैचेस मिले होते बड़ी टीमों के सामने, तो नेपाल की कंडीशन आज कुछ और होती। पिछले जो विश्व कप हुआ था 2024 का, उसके बाद सीधे आपने 2026 में लाके नेपाल को उठा के रख दिया इंग्लैंड के सामने कि खेलो वर्ल्ड कप। पिछले 2 सालों में आपने नेपाल को कोई बड़ी टीम के सामने मैच ही नहीं दिया। आइडियली अगर आपको किसी टीम को ग्रूम करना है, तो आपको उसे बड़ी टीमों के सामने कुछ मैचेस तो देने पड़ेंगे। आप कहने को तो कह रहे हो कि ये वर्ल्ड कप हो रहा है, 20 टीमों का टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन आप किसी बच्चे से भी पूछोगे ना, किसी छोटे बच्चे से जिसे क्रिकेट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वो बता देगा कि इस वर्ल्ड कप में 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होने वाले हैं। कुल मिला के वही 4-5 टीमों के नाम आते हैं: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। क्योंकि सबको पता है कि एसोसिएट नेशंस की जो टीम है, उन्हें ग्रूम नहीं किया जा रहा, उन पे काम नहीं किया जा रहा, उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है ना, उनके ऊपर काम ही नहीं रहा, उनके कोई मैचेस ही नहीं होते हैं साल भर। एक वर्ल्ड कप में आते हैं वो खेलने, उसके बाद सीधे आप उसको दूसरे वर्ल्ड कप में ले आते हैं, और दूसरे वर्ल्ड कप में आप लाके क्या करते हैं? नामीबिया, नीदरलैंड जैसी टीमों के आप मैच रख देते हैं इंडिया के सामने, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जीत जाएंगे। पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एसोसिएट नेशंस की जो टीमें हैं, छोटी टीमें जो हैं, उनको आपको ग्रूम करना है, तो आपको उनको एक्सपोज़र देना पड़ेगा। साल में कुछ मैचेस आपको उनकी बड़ी टीमों के साथ रखना पड़ेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बड़ी टीमों का तो ऑलरेडी शेड्यूल पैक रहता है, साल भर उनका शेड्यूल बिज़ी रहता है, उन्हें टेस्ट क्रिकेट भी खेलना होता है, वनडे भी खेलना होता है, तमाम लीग्स भी खेलनी होती हैं। तो कैसे छोटी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाए बड़ी टीमों के मैचेस में? तो इसके लिए मैं आईसीसी और जय शाह साहब को एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर मेरी बात वहां तक पहुंचे।
क्योंकि बड़ी टीमें एक दूसरी कंट्री का टूर तो करती है। इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया आती है खेलने, न्यूजीलैंड आती है, साउथ अफ्रीका आती है, तो ऐसा किया जा सकता है कि जब कोई बड़ी कंट्री इंडिया में खेलने आए, तो आप नेपाल जैसी कंट्री को इनवाइट कर सकते हो, एक ट्रायंगुलर सीरीज रख सकते हो टी20 की। पहले ये होता ही था ना, जब टी20 क्रिकेट चालू नहीं हुआ था, उसके पहले ट्रायंगुलर सीरीज होती थी। शारजा कप होता था, कितना शानदार टूर्नामेंट होता था। टाइटन कप होता था, शारजा कप में ऑस्ट्रेलिया खेलने आती थी, इंडिया आती थी, पाकिस्तान आता था। तो क्या अब ये पॉसिबल नहीं है? या इंडिया अगर बाहर टूर पे जाती है, ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाती है, तो वहां स्कॉटलैंड नीदरलैंड की टीम को आप बुला सकते हो। या कोई साउथ अफ्रीका टूर करती है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का टूर करती है, वहां आप नामीबिया नीदरलैंड जैसी टीमों को बुला सकते हो। तो कैसे भी करके आपको एसोसिएट नेशंस को कुछ मैचेस का एक्सपोजर देना पड़ेगा सामने। अगर आप खिलाओगे नहीं सामने, सीधे वर्ल्ड कप में उठा के ले आओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो हरा दे, तो वो नहीं होगा। हर बार ये होगा कि वो टीमें अपना प्रयास पूरा करेगी, कोशिश पूरा करेगी, मैच को लास्ट तक ले जाएगी, लेकिन लास्ट में रिजल्ट वही आता है कि मैच क्लोज मार्जिन से टीम हार जाती है। अगर आपको सही में एक टफ फाइट देखनी है दो टीमों के बीच में, सही में आप देखना चाहते हो कि वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनलिस्ट आए, उसमें नई टीमें आए, तो आपको जो एसोसिएट नेशन से जो छोटी टीमें हैं, उनको बड़ी टीमों के सामने दो वर्ल्ड कप के बीच में कम से कम 5 मैच, 6 मैच, कुछ मैचेस तो देने पड़ेंगे ना। तभी तो वो एक्सपीरियंस लेंगे, तभी तो वो ग्रूम होंगे। यही नेपाल की टीम कल इंग्लैंड के सामने शायद पहली बार खेल रही थी, मुझे नहीं पता नेपाल और इंग्लैंड का पहले कभी टी20 मैच हुआ। यही नेपाल की टीम अगर इंग्लैंड के सामने पहले 4-5 मैच खेल चुकी होती, तो क्या नेपाल को बेनिफिट नहीं मिलता? दो टीमें जब आमने-सामने खेलती है, तो एक-दूसरे की स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलती है। आपने सीधे उठा के एक टीम को दूसरी टीम के सामने रख दिया जो आपस में कभी खेले ही नहीं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि छोटी टीम बड़ी टीम को हरा दे। तो ये कुल मिलाकर एसोसिएट नेशंस के साथ एक तरीके का ज़बरदस्ती हो रही है ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि भैया तुम बड़ी टीमों को हराओ, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको छोटी टीमों को एक्सपोज़र देना पड़ेगा। अब बात करें इंग्लैंड और नेपाल के बीच हुए मैच की, तो भैया नेपाल का परफॉर्मेंस शानदार था। इंग्लैंड को 184 के छोटे स्कोर पर ही में, इंग्लैंड जैसी टीम ने वानखेड़े के मैदान पर अगर 184 बनाए हैं, तो वो कम ही है, वानखेड़े के मैदान पर रन बनते हैं। इंग्लैंड के वो शुरुआती झटके दिए, 57 रन पर 3 विकेट कर दिए। फिल साल्ट, बटलर जैसे खिलाड़ियों को नहीं चलने दिया। उसके बाद हैरी ब्रूक और जेकब बेथेल ने पार्टनरशिप की, दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई। लास्ट में विल जैक्स का जो केमियो था, वो एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ इंग्लैंड की जीत में। बात करें नेपाल की बल्लेबाजी की, तो नेपाल को भैया कुशल भरतेल ने शानदार शुरुआत दी थी। उसके बाद दीपेंद्र एरी और रोहित पौडेल ने भी बढ़िया बैटिंग की, दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। और भैया लोकेश बाम ने क्या बल्लेबाजी की है लास्ट में। उस बंदे ने लगभग मैच जिता ही दिया था। वो तो लास्ट आवर में सेम करन का एक्सपीरियंस भारी पड़ गया। इसी वजह से नेपाल इस मैच को जीतने से चूक गया। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू इस पूरे मैच के बारे में। आपकी क्या राय है इस रिव्यू के बारे में? आपकी क्या राय है एसोसिएट नेशंस के ऊपर जो मैंने सजेशन दिया है उस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।